हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं हायर ऑर्डर की ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करूंगा। तो हमारा टॉपिक है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। एक्चुअल में बेटा जो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहिए या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहिए, ये दो तरीके की होती है। एक होती विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक होती विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को पढ़ने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट को जानना, उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में ही कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं वो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए नहीं बने। हमारे रूल्स सॉल्यूशन के जो रूल्स हैं, सॉल्व करने के जो रूल्स बनाए गए हैं वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए बनाए गए हैं। तो कुछ जो वेरिएबल कोएफिशिएंट के न्यूमेरिकल है वो वहां पर हम क्या सीखेंगे कि उनको हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले मेथड से रूल को यूज करते हुए सॉल्व कर देंगे। तो इससे तुम खुद समझ चुके होगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना सीखना है, इस पूरी यूनिट को जानना है, तो हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट को जानना बहुत जरूरी है और उसको सॉल्व करना सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, हालांकि आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dny over dxn plus p1 dn minus 1y over dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y over dxn minus 2 plus and so on p and y equals to q, where p1 p2 pn are constants। ये जो p1 p2 कोफिशिएंट्स हैं, इन डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट हैं p1 p2 pn, ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट्स है। तभी तो बोल रहे हैं कि विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी y और उसके डेरिवेटिव के जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। p1 p2 pn आर कांस्टेंट्स एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x एलोन, सिर्फ x का फंक्शन होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, is called a linear differential equation of nth order with constant coefficient। अब nth ऑर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो nth ऑर्डर का है, इसलिए हम इसको कहते हैं nth ऑर्डर की का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहीं पर मैं लिख देता कि d3y ओवर dx3 प्लस 2 dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू cos 2x, तो देखिए डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे y को कोफिशिएंट क्या है? ये भी कांस्टेंट है। और ये क्या है? x का फंक्शन है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर कितना है? मैक्सिमम ऑर्डर 3 है। सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इक्वेशन को रीराइट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे सॉल्यूशन में ही आ जाते हैं, उसी के बाद हम रीराइट करना सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। इसके लिए सबसे पहले बेटे हमें इक्वेशन को दोबारा लिखना पड़ेगा। दैट गिवन इक्वेशन इज, आपकी दी गई इक्वेशन क्या है? dny ओवर dxn प्लस p1 dn माइनस 1y ओवर dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2y ओवर dxn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन p and y इज इक्वल टू q। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब देखो बेटे इसको सबसे पहले हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये बहुत जरूरी होता है बेटे, रिटन एज। हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का फॉर्म है उसका बेस बता दूं। उसका बेस ये है, ये जो डी है दैट इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका नाम होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड इट स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए एल, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसका मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स। तो ये बन गया बेटे आपका
इक्वेशन बन गई आपकी dn ओवर dxn की जगह dny प्लस p1 dn माइनस 1y प्लस p2 dn माइनस 2y प्लस एंड सो ऑन pny इज इक्वल टू q। अब हम एक काम करेंगे बेटे, y कॉमन ले लेंगे, dn प्लस, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये लाइन आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, dn माइनस 1y प्लस p2 dn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन pn, y कॉमन हो गया, इज इक्वल टू q। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म में लिख दिया। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव डी पर उतनी पावर लगा के लिख, ठीक है। इट्स सोल्यूशन इज नंबर 1 डाल दो इसको। द जनरल सोल्यूशन, या आप ये कहिए कंप्लीट सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, देखो बेटे इसमें दो लैंग्वेज चलती है, एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो YH प्लस YP है। YH का मतलब होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, और YP का मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। YP का मतलब होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक सेकेंड, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। तो YH स्टैंड फॉर, नाम से ही क्लियर है, YH होमोजीनियस सॉल्यूशन। यानी इस इक्वेशन की, दी गई इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड को जब 0 कर दोगे तो यही इक्वेशन का होमोजीनियस फॉर्म बन जाएगा। जब Q की जगह आप 0 पुट कर दोगे तो होमोजीनियस फॉर्म बन जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हम YH बोलते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन। इसका बेस ही यही है, क्योंकि राइट हैंड Q की जगह 0 पुट करोगे, फिर इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा Y का वो कहलाएगा YH, यानी होमोजीनियस सोल्यूशन। फिर राइट हैंड साइड पे Q है, इस Q की वजह से जो सोल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा YP, पर्टिकुलर सोल्यूशन। यानी वो बेस्ड होगा क्यू पर, टोटली बेस्ड क्यू पर होगा। बट जो जनरल आम भाषा में कहें, या आजकल जो इंडियन ऑथर्स हैं वो क्या यूज करते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए हम लोग भी यही यूज करेंगे बेटे, चूंकि आप लोगों के पास जो बुक्स होंगी उसमें भी आई थिंक y CF और PI ही लिखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें CF निकालना सीखना होगा। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आपको पता चल गया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसका सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे, एक CF या YH होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों के रूल अलग अलग हैं, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ आपको CF सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा, ताकि तब तक आप CF की प्रैक्टिस कर चुके हो, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बनेगा CF सीखना। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग CF। अब बेटे क्या करना होता है CF निकालने के लिए, जैसे आपने ये इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंचे, आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, आप उसको रिराइट करोगे ऑपरेटर फॉर्म में, इक्वेशन 1 बन जाएगा। जैसे आपकी इक्वेशन 1 बन गई, इस इक्वेशन 1 में आपको y की जगह 1 और d की जगह n पुट कर देना है, क्लियर। अब आप लिखोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज a डॉट ई, यहां पे लिख रहा हूं a डॉट ई, आप a डॉट ई ही लिखोगे, लेकिन इसका नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन। बार बार ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इज ऑफ इक्वेशन 1 इज m to the power n plus p1 m to the power n minus 1 plus p2 m to the power n minus 2 plus and so on pn equals to q। सॉरी q नहीं, बस यही पे ध्यान रखना 0, क्योंकि मैंने इसलिए आपको CF की दूसरा नाम YH बताया है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, यानी राइट हैंड साइड 0, ठीक है।
CF का मेन नाम, CF ही उसका दूसरा नाम किया गया, मेन तो YH है यार, होमोजीनियस सॉल्यूशन। CF तो उसको बना दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां पर आपको याद करने के लिए मैं बताया लिखाई दे रहा हूं कि कैसे मिलता है। पुट D इक्वल्स टू M इन 1 एंड Y इक्वल्स टू 1 इन 1। D की जगह M और Y की जगह 1 रख देना है। क्लियर? अब आ गए, आप आगे बढ़े। अब आप मुझे बताओ, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन तुम्हारी बनी है, ये बेटे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखो, इसकी डिग्री क्या है? nth ऑर्डर की ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके रूट कितने होंगे? n। जो m की वैल्यूज होंगी n वैल्यूज होंगी। क्यों? इट इज एन, यहां पे लिखाई दे रहा हूं तुम्हारे लिए, इट इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन इन m of degree n. So it will give n values of m. आगे बात समझ में? क्लियर? ऑन सॉल्विंग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको n वैल्यूज मिलेंगी। अब यहां पर बेटे इन्हीं वैल्यूज के बेस पे हमारे रूल बनेंगे। क्योंकि n वैल्यूज हैं तो अलग अलग वैरायटी की होंगी। वो वैरायटी क्या होगी सुन लो पहले। पहली वैरायटी रियल, दूसरी वैरायटी इमेजनरी कॉम्प्लेक्स। फिर रियल की भी दो वैरायटी बनेगी, रियल और डिफरेंट और रियल और इक्वल। आगे बात सुन में। तो बेसिकली हमारे पास दो वैरायटीज हैं। दो वैरायटीज कौन कौन सी हैं? पहली वैरायटी रियल, दूसरी वैरायटी इमेजनरी। फिर रियल की दो वैरायटी बन जाएंगी, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, फिर इक्वल। आगे बात समझ में। तो हमारे पास सीएफ के बेसिक तीन तरीके हैं लिखने को। किसी इक्वेशन का सीएफ लिखने के तीन तरीके बनेंगे। पहला तरीका रियल और डिफरेंट के लिए, दूसरा तरीका रियल और इक्वल के लिए, तीसरा तरीका इमेजनरी के लिए। चौथा एक एडिशनल तरीका बताऊंगा बाद में, वो याद नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम इसके केस 1 में आते हैं। केस 1, when m1 is not equal to m2, यानी सारे रूट्स अलग अलग हैं, m3 is not equal to and so on is not equal to mn. That is, roots are real and distinct. Then उस केस में जो आप CF लिखोगे बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखा जाएगा? ऐसे C1, देखो कितने रूट्स हैं? n। नंबर ऑफ रूट्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। 3 रूट तो 3 कांस्टेंट, 4 रूट तो 4 कांस्टेंट, 5 रूट तो 5 कांस्टेंट। और रूट कितने होंगे? जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी। अगर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, 3 रूट होंगे तो 3 कांस्टेंट। फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है तो 4 रूट होंगे, 4 रूट होंगे तो 4 कांस्टेंट। तो यहां पर n रूट्स है तो n कांस्टेंट। तो C1 इंटू ई टू द पावर पहला रूट इंटू एक्स, प्लस C2 इंटू ई टू द पावर दूसरा रूट इंटू एक्स, प्लस C3 इंटू ई टू द पावर तीसरा रूट इंटू एक्स, प्लस एंड सो ऑन Cn ई टू द पावर nth रूट, जो nवा रूट होगा इंटू एक्स। ये बना केस 1, ठीक। केस 2, या ऐसे लिखो, 2 लिखो ऐसे। केस 2, when m1 is equal to m2 is equal to and so on is equal to mn. That is, roots are
रियल एंड इक्वल। बेस यही है बेटे ऊपर वाला। अब उस केस में CF क्या आप ऐसा लिखोगे? मैं एक बार लिखाता हूं, C1 e की पावर मान लो m1x प्लस C2 e की पावर m1x। भाई m2x भी m1x, तो यार ये सब एक जैसे नहीं हो गए, बस कॉन्स्टेंट ही तो तुम अलग अलग लगा रहे हो। नहीं, इक्वल के केस में आपको क्या करना है, C1 e की पावर m1x, सारे रूट इक्वल है, प्लस अब आप क्या करोगे, C2 e की पावर ऑब्वियसली m1x, एक एक्स यहां लग गया, m1 दो बार लिखा, m1 तीसरी बार लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर लगा दो, C3 e की पावर m1x, एक दो तीन, और जब n टाइम्स लिखोगे तो x टू द पावर n माइनस वन CN e टू द पावर mnx। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ कि जब आप इसको जितनी बार लिखोगे उतनी बार इसको आप पावर, एक बार लिखा कोई बात नहीं, दोबारा लिखा तो एक एक्स, तिबारा लिखा m1x, ई की पावर m1x तो एक ही चीज है ना भाई, कांस्टेंट बदलना मतलब नहीं है। ई टू द पावर m1x तीसरी बार लिखा, एक्स स्क्वायर, जब n टाइम्स लिखो तो एक्स की पावर n-1, तो ये बन गया C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 प्लस एंड सो ऑन एक्स टू द पावर n-1 CN e टू द पावर m1x। अब इसी पर कई दूसरा केस बनेगा, इसी मैंने केस 2 पॉइंट लिखा। अब केस 2.1, 2.1 लो, ठीक। मान लो यार वेन m1 m2 और m3, m1 m2 बराबर है, ठीक, m3 बाकी सब अलग अलग है, सिर्फ m1 m2 ही इक्वल है, उस केस में CF क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। तो जब m1 m2 ही इक्वल है तो ये बन गया C1 e टू द पावर m1x प्लस x C2 e टू द पावर m1x प्लस अब तुम्हें C3 e की पावर m3x। भाई m1 और m2 ही तो बराबर हैं, तो मैंने m2 की जगह m ले लिया, m1 ले लिया, लेकिन जब m3 पर गया तो अलग है, तब x नहीं लगेगा, प्लस C4 e टू द पावर m4x, ये लो, यानी डिस्टिंक्ट वाले नियम चलने लगे इस पे, CN e की पावर mnx। अब बात समझ में आ गई होगी, डिस्टिंक्ट वाले रूल्स चलने लगे इस पे कि अगर दो बराबर है बाकी अलग अलग है, तो जो दो बराबर है इक्वल है उनके लिए x लगा दो, और बाकी डिस्टिंक्ट वाले में, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो C1 प्लस एक्स C2, दो इक्वल है ना, तो C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर m1x प्लस C3, अब आगे e की पावर अलग अलग आने लगी तो अलग अलग लिख दो। आगे बात समझ में, CN e टू द पावर mnx। क्लियर बच्चों? अब मान लो तीन रूट्स बराबर हो, इस ये थोड़ा, ये बहुत ज्यादा एपियर होता है, इस वजह से इसको डिटेल में बता रहा हूं। अब मान लीजिए केस 2.2, केस 2.2, केस 2.2, मान लीजिए m1 m2 और m3 तीन इक्वल हैं, बाकी अलग अलग हैं, m4 m5 बाकी सब अलग अलग है, mn। उस केस में CF आपका क्या बन जाएगा, C1 e की पावर m1x। अब बारी आई m2 की, लेकिन m2 भी m1 के बराबर है, तो x, यानी कुल मिला के एक ही रूट तीन बार आया है, समझ गए, m1 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 तीन बार आया ना, तो x C2 दो बार हो गया m1x, तीसरी बार x स्क्वायर C3 e टू द पावर m1x। अब बाकी अलग अलग है ना, अब बाकी मुझे रूट अलग मिलने हैं, तो लो जी m4x प्लस अप टू CN mnx। अभी बस बेटे क्लियर, तो ये हो गया C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 e टू द पावर m1x प्लस C4 e टू द पावर m4x प्लस एंड सो ऑन। तो इससे एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अलग वाले रूट में अलग अलग हमें C1 e की पावर रूट इंटू एक्स लिखना है और कांस्टेंट लगा देना है, और इक्वल वाले में x लगता चला जाएगा। मान लो तीन बार रिपीट हो रहा है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, चार बार रिपीट हो रहा है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ऐसे
अब मान लो इसी का मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा समझा दूं, न्यूमेरिकल नहीं करता, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। मान लो आपने निकाला m इक्वल टू आ गया 2, 2, 3, 3, यानी फिफ्थ ऑर्डर की कोई इक्वेशन थी। इक्वेशन जो थी आपकी, सिर्फ समझाने के लिए, इक्वेशन का जो ऑर्डर था वो 5 था। तो 5 रूट मिलेंगे, जिसमें से 2 3 बार आ रहे हैं, 3 2 बार आ रहा है। तो इसका सीएफ कैसे बनाओगे? देखो 2 3 बार आ रहे हैं ना, तो C1 e की पावर 2x प्लस x C2 e की पावर 2x। तीसरी बार आया तो x स्क्वायर C3 e की पावर 2x, 3 बार हो गया e की पावर 2x प्लस, अब 3 2 बार आया है, लेकिन 3 एक अलग रूट है, तो C4 e की पावर 3x प्लस, अब फिर आ रहा है, तो x C5 e की पावर 3x। तो ये बन जाएगा आपका C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 e टू द पावर 2x। 2 3 बार आया, ठीक, प्लस 3 2 टाइम्स आया, तो C4 प्लस एक्स C5 e की पावर 3x, 3 2 टाइम्स। आ गया समझ में? क्लियर? चलिए इसको, चलो लिखा रहने दो, समझने के लिए तो था। अगले पेज में चलते हैं। केस 3। केस 3, आपका केस 3 क्या है? वेन, देखो इमेजनरी हमेशा पेयर में आता है, इमेजनरी अकेले नहीं आएगा, ठीक है। वेन टू रूट्स, टू रूट्स आर इमेजनरी, क्योंकि आपका फार्मूला हमेशा याद रखना, जब भी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आएगा, ठीक है, दैट इज सिर्फ 2 रूट इमेजनरी, M1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा और M2 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, मान लो ऐसा, एंड रेस्ट रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अभी तो सिर्फ मुझे इमेजनरी बताना है ना, डिस्टिंक्ट और इक्वल की कहानी तो पीछे बता चुका हूं। रेस्ट रूट्स आर डिस्टिंक्ट, दूसरे रूट डिस्टिंक्ट है। उस केस में आपका सीएफ क्या बनेगा? देन सीएफ, 2 रूट्स इमेजनरी है ना, तो e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। बाकी रूट्स इमेजनरी है, तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के लिए आपका बन गया e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ठीक। अब बाकी रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट वाली कहानी अपने हिसाब से चलेगी। उसका मतलब क्या है? e की पावर m3x और कांस्टेंट लगाते जाओ, C4 e टू द पावर m4x, बस ऐसे ही प्लस एंड सो ऑन, Cn e टू द पावर mnx। अब मान लो यार यही 2 रूट्स रिपीट कर जाए, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी केस 3.1, समझ गए? ये भी रिपीट कर गए, तो हमारा ये बना केस 3.1, केस 3.1, ठीक। क्या? इफ इमेजिनरी रूट्स आर रिपीटेड, रिपीटेड, मान लो रिपीट कर जाए, तो सेम यार, रिपीटेड के लिए मैंने तुमको क्या बताया, अगर एक्स और लग जाएगा, ठीक है, ये देखो C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स C3 और बाकी बाहर रहेंगे, तो रिपीटेड के लिए आपका ये बन जाएगा सोल्यूशन इसका, यहां पर CF e की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x, 2 बार आया है ना, cos बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। यहां पे लिखना भूल गया तुम लोगों को, लिखा दूं M1 और
M2 जो कि अल्फा प्लस आई बीटा है, और M3 और M4 अल्फा माइनस आई बीटा है। तो देखो 4 कांस्टेंट आएंगे इस ब्रैकेट में, एंड M5 M6 एंड सो ऑन, ऑल आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रेड फ्रूट्स आर, यहां भी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहां पर अल्फा प्लस आई बीटा 2 बार, अल्फा माइनस आई बीटा 2 बार। तो अल्फा प्लस आई बीटा का ये होता है ना, तो C1 की जगह C1 प्लस C2x, और C2 की जगह C3 प्लस C4x। ये लीजिए कंप्लीट। तो ये बन गया रूल आपका। प्लस अब अगला C5 से स्टार्ट होगा, C5 e टू द पावर M5x प्लस एंड सो। आगे बात सुन में, जितनी बार रिपीट करें, 3 बार रिपीट करेंगे तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। एक ये अगर रहे तो ठीक है याद, ना रहे तो भी चलेगा, लिखाई दे रहा हूं मैं। एक्चुअल में ये क्या है, केस 4 डिस्टिंक्ट का ही दूसरा फॉर्म है। इफ रूट्स आर इरेशनल, क्योंकि जो फार्मूला है यार -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो हमारा रूट्स निकालने का फार्मूला है। उस फार्मूले में अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो आई आ जाता है। कई बार स्क्वायर रूट में ही रियल आंसर आता है। तो हालांकि ये रियल और डिस्टिंक्ट का ही केस है, लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं। डेट इज M1 मान लो आ गया अल्फा प्लस रूट बीटा, और M2 आ गया अल्फा माइनस रूट बीटा। ऐसे देखा जाए तो रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, कोई भी अलग एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद रहता है तो लिखना एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। अब बाकी रूट्स आपके अलग अलग है मान लो, तो जो CF लिखोगे बेटे वो ऐसे ही लिख जाता है, e टू द पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे हाइपरबोलिक लग जाएगा, C1 कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स, अब लिखने में थोड़ा आसान है, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक, सॉरी रूट बीटा एक्स, हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। बाकी एज इट इज C3 e टू द पावर M3x प्लस C4 e की पावर M4x प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब लिखने वाला तो कहो कोई लड़का स्टूडेंट ये कह दे कि मैं C1 e टू द पावर अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स लिखूंगा, प्लस C2 e टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स लिखूंगा, तो कोई टीचर काट नहीं सकता। बस एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गया ये। ठीक है, चलिए अब सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। बस इतने रूल है बेटे CF के। तो आपने ध्यान से देखा होगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं न्यूमेरिकल करने से पहले। पहला केस है रियल और डिस्टिंक्ट है, तो C1 e की पावर पहला रूट इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर दूसरा रूट इंटू एक्स एंड सो ऑन। दूसरे में सारे इक्वल हैं, तो चाहे आप ऐसे याद कर लो कि एक्स लगाते जाना है जितनी बार इक्वल है, या आप ऐसे याद कर लो। तीसरा मान लीजिए दो इक्वल है बाकी अलग अलग है, तो उसको मैंने लिखा है C1 प्लस C2x e की पावर m1x, फिर बाकी अलग अलग लिख दिया। ठीक, सेम यहां पर 3 अलग दिखाया, फिर उसके बाद मैंने इमेजनरी बता दिया ये वाला, फिर इमेजनरी रिपीटेड बता दिया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। इस पर क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे हमको, थोड़ा सा वैरायटीज कवर करनी होगी। मैं तो यहाँ जितने कर रहा हूँ, आपको घर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आपका 10 मार्क्स के इसके चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, तो जिसमें से 3 मार्क्स कम से कम CF के नाम पे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड CF ऑफ d3y over dx3 minus 7 dy over dx minus 6y equals to 0। सोल्यूशन पे आते हैं। मैंने क्या बताया, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सबसे पहले आपको इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखना है। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे d3 है, d3y अपॉन dx3 है, तो d क्यूब माइनस 7 dy अपॉन dx है, d माइनस 6 y कॉमन ले लो इक्वल टू 0। ठीक,
अब आपको अगला काम करना है, जैसे ही आपने ऑपरेटर फॉर्म में लिख दिया तो अगला काम आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए मैंने बताया था कि y की जगह 1 और d की जगह m लिखना है। m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब अगला काम आपको इसके रूट्स निकालने हैं। हमारे पास जो कैलकुलेटर अलाउड है उससे रूट्स निकाल आते हैं। आप इसके कैलकुलेटर से रूट्स निकालोगे तो इसके जो रूट्स आएंगे बेटे, -1 -2 3। डायरेक्टली रूट नहीं लिखना कभी भी, -1 -2 3। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज m+1। अगर -1 रूट है तो m+1 एक फैक्टर होगा, -2 रूट है तो m+2 दूसरा फैक्टर होगा, 3 रूट है तो m-3 तीसरा फैक्टर होगा। सो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू -1 -2 3। तीनों रूट्स अलग अलग हैं और रियल है, यानी केस 1। हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज CF इक्वल टू C1 e टू द पावर पहला रूट इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर दूसरा रूट इंटू एक्स, यही तो था, प्लस C3 e टू द पावर तीसरा रूट इंटू एक्स। तो देखो बेटे, इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, 3। कांस्टेंट कितने आए, 3। C3 आखिरी कांस्टेंट हुआ। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व d4y ओवर dx4 प्लस 13 d2y ओवर dx2 प्लस 36y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटे, इक्वेशन को रिराइट करना ऑपरेटर फॉर्म में। इक्वेशन रिराइट करिए ऑपरेटर फॉर्म में। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पावर 4 है, चार, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। तो d4 प्लस 13 d² प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख, सॉरी y लिखना भूल गया, y इक्वल टू 0। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m और y की जगह 1। 13m² प्लस 36 इक्वल टू 0। इसमें ऑलरेडी राइट हैंड को 0 दे रहा है बेटे, तो दे रहा है। अगर अगला न्यूमेरिकल में करूंगा, चलो अगला न्यूमेरिकल एक और बताऊंगा तुमको। राइट हैंड 0 है तो 0 लिखा। अब बेटा इसको सॉल्व करना है। साफ दिख रहा है, यहाँ पे m², यहाँ पे m की पावर 4, यानी m² फैक्टर बनेंगे। तो 36 क्या बन गया, 36 क्या हुआ बेटे, 9 4 जा 36, m टू द पावर 4 प्लस 9m² प्लस 4m² प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये हो गया m² कॉमन ले लो बेटे, m² प्लस 9 प्लस 4 m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m² प्लस 4 एक ब्रैकेट में, m² प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m² प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या इंप्लाई करेगा बेटे, दो फैक्टर हैं, एक m² प्लस 4, एक m² प्लस 9। तो m² प्लस 4 से आपको मिलेगा m² इक्वल टू -4, यानी m इक्वल टू, देखो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -4। तो इसका मतलब हुआ m के प्लस माइनस 2i। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो रूट -1 की वैल्यू होती है i, ठीक है। तो रूट -1 i होता है, तो रूट -1 की वैल्यू i और रूट 4 की वैल्यू 2। m² प्लस 9 इक्वल टू 0 से क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तो समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा था। m इक्वल टू प्लस माइनस 3i। तो देखो बेटे, चार रूट है, एक +2i, एक -2i, एक +3i, एक -3i। तो अब सीधे CF लिखा जाएगा। हेंस CF इक्वल टू, जगह कम है, थोड़ा सा पीछे से लिखना पड़ेगा, यहां से ड्रॉ करते हैं। हेंस CF इक्वल टू, चलिए भाई, +-2i के लिए तो हमने, हमारे रूट क्या होता था, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ये है तुम्हारा 0 प्लस माइनस 2i। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2।
e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा यानी 2x प्लस C2 साइन बीटा यानी 2x पहला, प्लस ये प्लस माइनस 2i के लिए हो गया। अब प्लस माइनस 3i के लिए बेटे, जब प्लस माइनस 3i होगा तो अल्फा 0 बीटा 3, फिर से वही e की पावर 0x अल्फा x, C1 C2 हो गया ना, C3 चालू करेंगे, C3 cos 3x प्लस C4 साइन 3x। ठीक, अब इसको प्रॉपर लिखो, e की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो सीधे C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस C3 cos 3x प्लस C4 sin 3x, ये हो गया आपका CF। ठीक, अब देखो बेटे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सॉल्व, फाइंड CF नहीं लिखा। तो जब कभी सॉल्व लिखा जाता है तो आपको PI निकालना पड़ेगा। PI किससे निकलता है, अभी तो PI तुम्हें सिखाया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है PI जब तक नहीं सिखाऊंगा तो राइट हैंड 0 ले रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए राइट हैंड 0 लिया गया। अगर राइट हैंड पे कहीं कुछ लूंगा तो मैं लिख दूंगा फाइंड CF, जब तक PI नहीं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड 0 है और PI राइट हैंड पे बेस्ड होता है। PI राइट हैंड पे बेस्ड है और राइट हैंड 0 है, तो PI तुम डायरेक्टली 0 लिख दो, क्योंकि बिकॉज राइट हैंड इज 0। जब राइट हैंड 0 है तो PI 0। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू, हम लिखते हैं CF प्लस PI। तो y इक्वल टू बस CF लिख दो बेटे, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस C3 cos 3x प्लस C4 sin 3x, ये इसका आंसर है। एक और वैरायटी करता हूं मैं, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, एक मिनट। सॉल्व d5y ओवर dx5 माइनस d3y ओवर dx3 इक्वल टू 0। ठीक, इसका क्या होगा, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d to the power 5 minus d cube y is equals to 0. So this implies d cube कॉमन ले लेंगे, d स्क्वायर माइनस 1 is equals to 0, y सॉरी पहले y is equals to 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई आपकी m क्यूब m स्क्वायर माइनस 1 is equal to 0, m इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 यानी m इक्वल टू, एक m क्यूब इक्वल टू 0 जिससे m इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और एक m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दे देगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक, तो 0 प्लस माइनस 1, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोस्टली मैंने कई बार देखा क्लास में, जब मैं न्यूमेरिकल देता हूं तो स्टूडेंट 0 प्लस माइनस 1 लिख देता है जल्दबाजी में। ऐसा नहीं कि उसको नहीं आ रहा होता, आ रहा होता है, लेकिन वो जल्दबाजी में 0 प्लस माइनस 1 लिख दे तो भूल जाता है कि ऑर्डर कितना है। यार इसका ऑर्डर है 5, तो रूट तो तुमको 5 लिखने ही पड़ेंगे। वो क्या करता है स्टूडेंट, जल्दबाजी में m क्यूब इक्वल टू 0, तो यार m इक्वल टू 0, जबकि भूल जाता है कि m क्यूब इक्वल टू 0 मतलब m इक्वल टू 0 3 टाइम्स। आई बात समझ में, ये याद रखना बेटे, जितने ऑर्डर उतने रूट्स। तो 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा, अब लिखना प्लस माइनस 1। अब देखो 1 2 3 प्लस 1 चौथा माइनस 1 5। ये अक्सर मैं हर साल देखता हूं, जब भी क्लास पढ़ाता हूं तो हर साल मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी 0 कॉमा प्लस माइनस 1 बोल देती। फिर उनको रिकॉल कराना पड़ता है कि भाई कितने ऑर्डर की इक्वेशन है सर, 5th ऑर्डर की, कितने रूट्स होंगे सर, 5 होंगे, तब जाके बताते हैं कि नहीं सर ये 3 रूट 0। ठीक है, चलिए आइए, हेंस CF इक्वल टू, अब देखो बेटे CF यहां पर 0 3 बार आ रहा है ना,
C1 e टू द पावर 0x प्लस दूसरी बार के लिए x C2 e की पावर 0x, तीसरी बार के लिए x स्क्वायर C3 e की पावर 0x। हो गया काम। प्लस 1 और -1 अलग अलग है, तो ये केस 1 की प्रॉब्लम हुई, ये तो केस 2 की प्रॉब्लम हो गई। ठीक, यहां पे आपका कौन सा लग गया केस? ये है आपकी केस 2, ये केस 2 लगेगा यहाँ पे, और इस पे लगेगा कौन सा? केस 1। तो केस 1 से ये क्या बन जाएगा? ये केस 1 से बन गया C4 e की पावर x प्लस C5 e की पावर -x प्लस 1 माइनस इक्वल टू C1 प्लस XC2 प्लस x स्क्वायर C3 प्लस C4 e टू द पावर x प्लस C5 e टू द पावर -x। चूंकि इसमें भी सॉल्व कहा है तो वही आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। नाउ pi इक्वल्स टू 0, हेंस y इक्वल टू CF प्लस PI। बस लिख देना बेटे, CF दोबारा लिख देना यहाँ पे और PI मत लिखना। यही CF आप दोबारा यहाँ पे कॉपी कर देना जो यहाँ पे आया है, ठीक है? यही यहाँ लिख दिया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। सॉल्व d4y अपॉन dx4 -1 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल वाई, सॉरी बेटे -1 नहीं, मेरे दिमाग में y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी written as d to the power 4 -1 y is equal to 0। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई? m to the power 4 -1 इक्वल टू 0। रूट्स, अब मैं तुमको बताता हूँ इसमें रूट्स में क्या गलतियां होती हैं, स्टूडेंट से क्या मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक। अब उसको अगर इतना पता चल गया कि यार जितने ऑर्डर हैं उतने रूट्स लिखने हैं, ठीक है, तो क्या है, उससे पूछो m की वैल्यू कितनी आएगी? साहब 1 आएगी 4 बार। अरे मूर्ख, 1 4 बार नहीं आएगी, ये अभी इसके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो जल्दबाजी में क्या करता है कि यार ये मेरी टेंडेंसी है कि पहले वो न्यूमेरिकल कराऊंगा फिर ये न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि ये डिफरेंट, इससे आपका दिमाग खुलेगा कि क्या क्या हमसे मिस्टेक हो सकती है। वो तुरंत बोलेगा कि यार अभी पीछे सर ने बताया था ऑर्डर, तो कहते हैं सर m इक्वल टू 1 4 बार। वो भूल जाता है स्टूडेंट, इसके फैक्टर हो जाएंगे। कैसे? आप डायरेक्टली रूट्स दे ही नहीं सकते हो। ये देखिए m स्क्वायर -1 को आप क्या लिख सकते हो? m टू द पावर 4 -1 को m स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। So this implies that a square minus b square, यानी a square plus a plus b, a square minus b square क्या होता है? a plus b, a minus b। देखिए दूसरी कहानी बिल्कुल तैयार हो गई कि नहीं तैयार हो गई? क्लियर? आगे तो सुनो, ये ना 1 इक्वल टू सर 4 टाइम्स ना। So this implies m square plus 1 इक्वल टू 0 implies m की वैल्यू प्लस माइनस आई और m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज m की वैल्यू प्लस माइनस। ये देखिए बेटे 4 रूट्स जिसमें 2 इमेजनरी का पेयर और 2 डिस्टिंक्ट, यानी केस 1 और केस 3। अगर इसको ऐसे में लिखना चाहूं तो m इक्वल टू +1, हैंस अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूं +1 -1 प्लस आई माइनस आई, और प्लस माइनस आई हमेशा पेयर में लिखा जाता है। तो 4 रूट हो गए कि नहीं हो गए बेटे? देखो चलिए, हेंस CF, तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट यानी केस 1, ये केस 1 की प्रॉब्लम है और ये है केस 3। ठीक, तो CF C1 e टू द पावर पहला रूट इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर दूसरा रूट इंटू एक्स प्लस, अब ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है बेटे? 0। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा ना, इसको थोड़ा सा बार बार मैं आपको सिखाऊंगा जब तक आप ट्रेनिंग हो जाओगे। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा कितना हो गया? 0 प्लस माइनस आई। तो अल्फा कितना हो गया? 0 और बीटा कितना हो गया? 1।
तो ये बन जाएगा e⁻0x C3 C1 C2 हो गया तो C3 चालू करोगे, C3 cos बीटा यानी 1x प्लस C4 साइन बीटा x। चलो जी, e⁻0 की जगह 1 लिख देना, तो CF हो गया तुम्हारा C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x प्लस C3 cos x प्लस C4 साइन x। इसमें भी मैंने सॉल्व लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा नाउ PI राइट हैंड 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0। पर्टिकुलर बार बार 0 सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि राइट हैंड 0, ये नहीं कि जिंदगी भर 0 लिख देना हर जगह हर क्वेश्चन में कि यहाँ राइट हैंड में मैंने साइन एक्स दे दिया तो भी PI 0, राइट हैंड 0 है इसलिए PI 0। एंड कंप्लीट सोल्यूशन इज और क्लियरली लिखना ऑफ गिवन इक्वेशन इज, किसका? ऑफ गिवन इक्वेशन इज। ये अच्छा लगता है दिखने में, टीचर को लगता है कि बच्चा बहुत अच्छे से लिख रहा है, नंबर पूरे देने चाहिए। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब PI तो 0 है गुरु, तो C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x। लो जी, हाँ, केस 1 केस 2 केस 3 सारे कवर हो गए। चलिए, अब आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जब हम PI में आपको सिखाऊंगा तो हर क्वेश्चन में तो CF निकालना ही है, तो 5-6 न्यूमेरिकल्स में और CF की प्रैक्टिस करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? चलिए, तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।